साउंड का कोई प्रॉब्लम है क्या? ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है? भाई ऑडियो सही है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा मोड़ा अगर ऊपर नीचे है तो बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है? ऑडियो में कोई ऐसा विशेष प्रॉब्लम नहीं है, मैं दिखा लूंगा एक बार, ठीक है? देखिए मैं बहुत ज्यादा बीच में कमेंट नहीं ले पाऊंगा, इस बात को आप समझिए, है ना? इस बात को आप समझिए कि बहुत ज्यादा बीच में कमेंट लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैंने ऑडियो अपने मोबाइल में चेक कर लिया है और मेरे मोबाइल में साउंड जो है परफेक्ट है। जिन लोगों के मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है वो लोग जो है एग्जिट करके फिर से इन कर रहे हैं, ठीक है? क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें, ठीक है? आधुनिक भारत के बाद जो चौथा खंड आता है इतिहास के अंदर में, जिसे हम कहते हैं विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां पर हम अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, फ्रांस की महान क्रांति जैसी घटनाओं की बात करते हैं, पुनर्जागरण की बात करते हैं, ऐसे तमाम खंड हैं जहां पर हम उनको पढ़ते हैं। यानी अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को मैक्सिमम 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो होता है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा है विश्व का इतिहास। मैं जो आपका पोर्शन बात कर रहा हूं अभी हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। साथियों जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं, साथियों जब हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं तो आधुनिक भारत के इतिहास के कालखंड की जब हम बात करते हैं तो यहां हम मूलतः स्कूल को याद करते हैं। जिनका भी डबल आवाज आ रहा है उन सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक बार ऐप को बंद करके दोबारा से ऐप को खोल लें। हमारी तरफ से कोई भी साउंड का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब सुनिए, आप सभी जानते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आधुनिक भारत का जो इतिहास का कालखंड है, आधुनिक भारत का जो इतिहास का कालखंड है, वह आधुनिक भारत का कालखंड जो है मतलब अगर पूरे के पूरे सिलेबस को देखें, अगर हम पूरे के पूरे सिलेबस को देखें तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका शुरू होता है साथियों 1498 से। यानी इस समय क्या होता है भारत में, तो आप सभी जानते हैं कि वास्को डिगामा का आगमन होता है भारत में, वास्को डिगामा का आगमन होता है। और इस वास्को डिगामा के आगमन से लेकर भारत की आजादी तक की कहानी यानी 1947 यानी भारत की स्वतंत्रता तक की कहानी जो है, भारत की स्वतंत्रता, इस भारत की स्वतंत्रता तक की कहानी हमें जो है आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़नी होती है। ठीक है, बस इतना ही कहना है। ईयरफोन में अगर एक ही तरफ आवाज आ रही है तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, वो प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, ईयरफोन वाला प्रॉब्लम, ठीक है? अब जो है आप कृपया करके क्लास को डिस्टर्ब ना करें और आप मुझे पढ़ाने दें। मतलब अगर हम बात करते हैं साथियों वास्को डिगामा के आगमन से, तो हम कहने को तो वास्को डिगामा का आगमन कह देते हैं, इस बीच में एक कालखंड आता है और वह कालखंड है साथियों, इस बीच में एक कालखंड आता है और वह कालखंड है 1850। तो अगर हम पूरे इतिहास को बांटना चाहें तो 1498 से 1850 खंड एक कह सकते हैं या खंड क कह सकते हैं, पार्ट ए कह सकते हैं, और 1850 से लेकर के 1947 तक इसे हम खंड ख कह सकते हैं, पार्ट बी कह सकते हैं। और इसी खंड को साथियों हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। मतलब अगर हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1850 से लेकर 1947 तक, यानी भारत की स्वतंत्रता तक का जो कालखंड है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कालखंड कहा जाएगा। अब अगर हम बिहार लोक सेवा आयोग की बात कर लें, बिहार लोक सेवा आयोग, हम किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर लें, अगर हम कहें आपसे कि हम बीपीएससी के या बिहार के किसी भी सिलेबस की बात करें, अगर हम बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी की हम दो बड़ी परीक्षाओं की बात करते हैं। एक हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज एग्जाम की, सीसीई की, और दूसरा हम बात करेंगे टीआरई की यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम की। अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करते हैं तो यहां आपके लिए, अगर हम बात करें तो यहां जो है आपके लिए 1498 से लेकर 1850 और फिर 1850 से लेकर 1947, यहां पर दोनों खंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीदतः अगर हम बात करें कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में कुल अगर 25 प्रश्न यहां से आते हैं तो यहां से लगभग 5 से 6 प्रश्न होते हैं और यहां से लगभग 19 से 20 प्रश्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम टीआरई की बात कर लें तो टीआरई एग्जाम के अंदर में सिलेबस ही जो है आपका, जो टीआरई के अंदर में जो सिलेबस ही है वो सिलेबस ही लिखता है इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी आईएनएम, यानी सिलेबस ही कहता है कि आप पढ़ो 1850 से लेकर 1947 तक। यानी टीआरई एग्जाम की अगर हम बात कर लेते हैं तो टीआरई में ये वाला पोर्शन, यानी यूं कहें कि खंड क जो है आपका, खंड क जो है आपका, वो खंड क से नहीं प्रश्न आते हैं, प्रश्न जो है सिर्फ और सिर्फ साथियों खंड ख से आता है। तो ये आपके एग्जाम के सिलेबस की बात हमने कर ली कि आपके परीक्षा विशेष में सिलेबस क्या है। ठीक है, लखीसराय की धरती से प्रणाम है, आप सभी को खूब आशीर्वाद है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। सर क्लास लाइव है क्या? अरे भाई आज 17 मई 2024 है और अभी समय 8:16 मेरी घड़ी में हो रहा है। ठीक है, तो आप जो पता नहीं ये क्या नई बीमारी आ गई है, नई नस्लें पैदा हो गई हैं, जो नई नस्लें जो हैं अपने गुरुओं पर और अपने माँ पिता पर भी डाउट कर लेती हैं, तो इन नई नस्लों को सलाम है भाई। ठीक है, गालिब जी आपका प्रश्न मुझे दिख रहा है लेकिन काफी लंबा प्रश्न है और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्लास के बीच में इन चीजों को कवर करना बहुत मुश्किल है, लास्ट में डाउट लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के सिलेबस पर। अब साथियों सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें
जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जानना है। सिलेबस को बताने से पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताना चाहता हूं। बुक लिस्ट में साथियों जो पहली किताब आपको पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से, वो पढ़नी चाहिए राजीव अहीर, जो है लेखक का नाम है, और इनकी किताब का नाम है साथियों, किताब का नाम है स्पेक्ट्रम। अगर ये किताब है तो बहुत बढ़िया। दूसरा जो किताब है आपके पास जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना चाहिए, वो है एनसीईआरटी क्लास 8 की और क्लास 12 की। ये दो किताब मोर देन एनफ है। बहुत लोग कहेंगे सर कि राजीव अहीर की जगह कोई और किताब हो सकता है क्या? तो अगर आप राजीव अहीर की जगह कोई और किताब लेना चाहते हैं तो आप एसके पांडे की किताब पढ़ सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई किताब लेना चाहते हैं, इसके अलावा भी कोई किताब लेना चाहते हैं तो आप पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ सकते हैं। पूनम दलाल दहिया की किताब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी लेना चाहते हैं तो आप इशिता बैनर्जी दुबे की किताब पढ़ सकते हैं। इसके भी अलावा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं आधुनिक भारत के अंदर में जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार सर, तेज प्रताप कुमार तेजस्वी जी हैं, आपको देखकर नया जाइन आ जाता है ना। ठीक ठीक है जी। भारतीय भवन से दुर्गा रानी है। मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लास में कॉपी पेस्ट करना, कमेंट अलाउड नहीं है। मैं आज पहला दिन है इसलिए कमेंट ले रहा हूं, आगे से मैं कमेंट नहीं ले सकता हूं। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहती हैं तो एनसीईआरटी की जगह आप बिहार सरकार वाली भारतीय भवन भी पढ़ सकती हैं। आपकी जो इच्छा आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा काम था बताना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सब में से कौन सा चुनना चाहिए, तो सब में से ये किताब और ये किताब आपको चुननी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आते हैं अगले टॉपिक पर। आज का पहला दिन है, आज सिर्फ सिलेबस की चर्चा करेंगे। टुडे ओनली विल डिस्कस सिलेबस। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस में जिस खंड की, वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। साथियों जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यहां हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो हम देखते हैं पहला जो टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद का। फिर हम देखते हैं कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन। बेसिकली इस टॉपिक में आपको ये जो दोनों टॉपिक है ये सिर्फ समझने के लिए कि भारत में समझने के लिए है। ये टॉपिक जो है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। इससे परीक्षा में प्रश्न पहले वाले से तो नहीं आते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको ये समझने में मदद करता है कि आखिर भारत में किस प्रकार से लोगों में जागृति पैदा हुई। मुस्कान कुमारी जी, आपको ये किताब पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास 6 वाले में, क्लास 6 के एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, क्लास 7 में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है। तो आप जो है किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ यही दो किताब है एनसीईआरटी में जहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री है, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। एक बात और रहिएगा ध्यान से कि जितना क्लास में पढ़ा दिया जाएगा आप निश्चिंत रहें कि उससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किताबों की अपनी भूमिका होती है और आप सभी से निवेदन है कि आप किताब जरूर खरीदें। ठीक है, आइए कांग्रेस से पूर्व के राजनीतिक संगठन, ये जो है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं यहां से। तीसरा टॉपिक से यहां से कहानी शुरू होती है और ये कहानी होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अधिवेशन, इस टॉपिक के दौरान हम कांग्रेस के संगठन की बात करते हैं, कांग्रेस के इतिहास की बात करते हैं, कांग्रेस की पृष्ठभूमि की बात करते हैं, कांग्रेस जब बनती थी तो उस समय देश की परिस्थितियां क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा सावरी परवीन जी, और एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, आज पहला दिन है इसलिए हम माफ कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कांग्रेस के इतिहास भूगोल सबकी बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस बनाने वाले प्रमुख नेता कौन थे, कांग्रेस बनाने का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या थी, कांग्रेस का जब संगठन बना तो समय संगठन की स्वरूप क्या हुआ करता था। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस के जो पहले अधिवेशन हुए थे उन अधिवेशनों में क्या बातें थी, अधिवेशन कहां हुआ था, कब हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण कौन सी बातों पर चर्चा हुई थी, ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जिससे परीक्षा के 30 से 40% जो है सवाल अगर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया जाए तो यहां से बन जाते हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है। उसके बाद चौथा जो टॉपिक है यहां पर जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं उदारवादी काल, मॉडरेट फेज जिसे हम कहते हैं, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण साथियों ये जो चरण है ये 1885 से लेकर 1905 तक चलता है। भारत में जब प्रारंभिक राजनीतिक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो उदारवादी चरणों में हम सबसे पहले देखते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के उदारवादी नेता का उद्गम हुआ, किस प्रकार से उनका प्रभाव रहा, उनके राजनीति करने का तौर तरीका क्या था, उनके संगठन का प्रारूप क्या था, उनकी विचारधारा क्या थी, किस उद्देश्यों के साथ ये काम करते थे। और उसके बाद इस टाइम पीरियड में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन घटनाओं की हम चर्चा करते हैं। पांचवां जो टॉपिक जो है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कहने को तो पांचवां है लेकिन यह है तीसरा, जिसे हम कहते हैं उग्र राष्ट्रवादी काल। उग्र राष्ट्रवादी चरण जो शुरू होता है 1905 से और चलता 1919 तक है। अब मैं इसके अंदर का एक एक चीज लिखूं यहां पे कि बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, तो वो बचपना हो जाएगा। तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूं कि ये वो कालखंड है, ये वो कालखंड है जिस कालखंड के दौरान हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थी।
कहने का तात्पर्य यह है साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि उग्र राष्ट्रवादी चरण के अंदर में हम इनकी विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं, आखिर उग्र राष्ट्रवादी चरण क्यों आया इसकी बात करते हैं, और फिर इससे संबंधित विभिन्न इस चरण की विभिन्न घटनाओं पर हम बात करते हैं, इस चरण के दौरान हुए विभिन्न घटनाओं की हम बात करते हैं। जैसे इस टाइम पीरियड के अंदर में बंगाल का विभाजन हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में सूरत का विभाजन हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, इस टाइम पीरियड में होम रूल लीग का गठन हुआ, इस टाइम पीरियड के अंदर में लखनऊ का समझौता हुआ, इसी टाइम पीरियड के अंदर में मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई, इसी टाइम पीरियड के अंदर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, इसी टाइम पीरियड के अंदर में हंटर कमीशन बना, इसी टाइम पीरियड के अंदर में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी घटनाएं, जितनी भी विभिन्न घटनाएं या विभिन्न आंदोलन, विभिन्न घटनाओं एवं आंदोलनों का अध्ययन करते हैं, एवं आंदोलनों का अध्ययन करते हैं, जितनी भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों का अध्ययन हम इस टाइम पीरियड में करेंगे। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। छठा जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं गांधीवादी आंदोलन, या यूं कहें कि गांधी युग, गांधीयन एरा की बात करते हैं, जो मूलतः 1919 से लेकर 1942 तक और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1947 तक होता है। लेकिन मैं इसका विभाजन फिलहाल के लिए 1942 करता हूं, बहुत सारी किताबों में आपको 1947 भी मिलेगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि क्यों ऐसा मैंने लिखा है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी आएंगे और गांधी की विचारधारा काफी ज्यादा प्रभाव डालेगी भारतीय राजनीति पर। ऐसी परिस्थिति के अंदर में हम उन तमाम घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो गांधी के टाइम पीरियड में हुई है, यानी इस टाइम पीरियड की भी विभिन्न घटनाओं एवं आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, और आप जानते ही हैं आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, और आप जानते ही हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे इस टाइम पीरियड में जब गांधी भारत आएंगे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की बात करेंगे, खेरा सत्याग्रह की बात करेंगे। खेरा सत्याग्रह के अलावा अगर हम बात करें तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो नन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। नन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर भारत छोड़ो भारत के 3 बड़े आंदोलनों, और तीनों का तीनों बड़ा आंदोलन इसी टाइम पीरियड में हुआ है, जिसे आप नन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन कहते हैं, जिसे आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, और जिसे आप भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। ये तीनों के तीनों आंदोलन इसी कालखंड में हुए, तो इनकी पूरी चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो भारत की स्वतंत्रता है उसको देखेंगे, जिसे हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण। और ये स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण हम मानते हैं 1942 से लेकर 1947 तक, जब भारत के अंदर में भारत छोड़ो आंदोलन होगा। उसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी गिरफ्तार हो जाएंगे, गांधी जेल से छोड़ दिए जाएंगे, और उस गांधी के जेल से छोड़ने के बाद फिर जब जेल से गांधी बाहर निकलेंगे तो वैसे टाइम पीरियड में क्या होगा, वैसे टाइम पीरियड में सी राजगोपालाचारी फार्मूला आएगा, लियाकत देसाई समझौता आएगा, सिमला समझौता आएगा, लॉर्ड वेवल की वेवल योजना आएगी, वेवल प्लान समाप्त होगा, फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आएगा, और इस तरह से कैबिनेट मिशन होते 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 देश जो है अंततः 1947 में 15 अगस्त को आजाद हो जाएगा। तो वो तमाम घटनाएं जो भारतीय इतिहास के अंदर में 1942 से लेकर 1947 में घटी हैं, उन घटनाओं का जो अध्ययन है हम स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण में करेंगे, और यहां पर जाकर आपका सिलेबस जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे लोग जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम को देंगे उनके लिए आपको पता ही है कि इसके पहले वाला जो कालखंड है यानी खंड क जो है, इस खंड क में भी बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन करना है। जैसे अगर हम खंड क की बात कर ले, टीचर वाले एग्जाम्स के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन किनके लिए जरूरी है, तो ये जरूरी है उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे। यहां से बिल्कुल प्रश्न नहीं आते हैं, 4-5 प्रश्न आते हैं, तो ये वाला टॉपिक जो सिर्फ वही लोग पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। यानी अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो उसको भी मैं थोड़ा बता ही देता हूं, जानकारी होनी चाहिए है ना सिलेबस। लेकिन ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम है। खंड क की बात करते हैं तो आप सभी साथी जानते हैं कि खंड क का मतलब होता है 1498 टू 1850, यही वो टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में जो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना होता है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। हम इस टॉपिक के अंदर में, अगर हम इस टॉपिक की बात करें, इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि भारत में किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां आई, चाहे आप पुर्तगालियों की बात कर लें, डचों की बात कर लें, अंग्रेजों की बात कर लें, फ्रांसीसियों की बात कर लें। उसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जिसे हम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं उसकी हम बात कर लें, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, फ्रांसीसियों की हार। तो ये तमाम चीजें जो है हमें कहां पढ़नी होती है, भारत में यूरोपियों के आगमन पर पढ़नी होती है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है बंगाल और मैसूर का विजय। बहुत छोटा टॉपिक है ये, लेकिन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से अगर आप इस टॉपिक को देखते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बंगाल और इसके अंदर में हम बेसिकली मैसूर के विजय में क्या देखते हैं, तो बंगाल और मैसूर के विजय में हम अंग्रेजों के द्वारा बंगाल पर युद्ध और उसके बाद अंग्रेजों की जीत को पढ़ते हैं। हम यहाँ पर प्लासी के युद्ध को पढ़ते हैं, हम यहाँ पर 1757 की प्लासी की घटना को पढ़ते हैं, हम यहाँ से प्लासी के बाद भारत के अंदर में इतिहास के दौरान जो परिवर्तन हुए उनका अध्ययन करते हैं, हम बक्सर के युद्ध का अध्ययन करते हैं। तो ये आ गया बंगाल में, बंगाल के युद्ध का परिणाम। हम मैसूर की बात कर लेते हैं तो हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। उसके बाद यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक है, एक लाइन का मतलब एक पन्ना का एक चैप्टर है, जिसको हम कहते हैं मराठों पर नियंत्रण, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा। मराठों पर नियंत्रण कहने का मतलब क्या कि अंग्रेज और मराठों के बीच में जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, उन संघर्षों की चर्चा हम इस टॉपिक में करते हैं। कौन कौन सा, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सॉरी प्रथम द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और हम यहां ये भी देखते हैं कि आखिर मराठा के हारने का या सफलता का कारण क्या था, वो भी इसी टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, सब एक 2-2 पेज का टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं अवध, पंजाब सिंध और अवध का विजय। अब पंजाब सिंध और अवध के विजय के दौरान हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम सिंध विजय की कहानी पढ़ते हैं, हम सिंध विजय की कहानी पढ़ते हैं, हम पंजाब विजय की कहानी पढ़ते हैं, हम अवध पर नियंत्रण की बात करते हैं, हम सहायक संधि प्रणाली की बात करते हैं, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की और प्रशासनिक नीतियों की चर्चा करते हैं अगले टॉपिक में। ये टीचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही मैं कह चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज वालों के लिए है, ना ये पीआरटी वालों के लिए, ना टीजीटी वालों के लिए, उनके लिए इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो हम ब्रिटेन की क्या पढ़ते हैं, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां पढ़ते हैं, जहां पर हम
उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और छोटा सा नहीं बड़ा सा टॉपिक है जिसे हम क्या कहते हैं भाई, तो जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन की सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियां। ब्रिटेन की सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियां, आर्थिक एवं प्रशासनिक कौमा सामाजिक एवं सांस्कृतिक नीतियां। इसके अलावा हम देखते हैं तो हम देखते हैं जनजातीय आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, कौमा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको लिख दिया। अब हम बात कर लेते हैं, दो चीजें हम बहुत क्लियरली आपको बता देते हैं। वैसे सभी बच्चे जो टीचर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, टीआरई में, पीआरटी हैं और अन्य हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उनके बैच में सिर्फ ये पढ़ाया जाएगा। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ खंड क भी पढ़ाया जाएगा। मैं बता दूं कि खंड क जो है आपको अनिषेक सर पढ़ाते हैं, खंड क जो है आपको अनिषेक सर पढ़ाते हैं, और जो राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन है जो आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो बीपीएससी की बात कर लें या पीआरटी की 1 to 5 की 6 to 8 की, ये सब एग्जाम की बात कर लें, तो उसमें ये वाला पोर्शन आता है जो पूरा का पूरा पोर्शन मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा आपको बता दिया।